प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित, और इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था विश्व मानव अधिवास। विश्व मानव अधिवास की हम बात कर रहे थे, और इसके अंतर्गत हम ग्रामीण अधिवासों का जो प्रतिरूप हैं के प्रतिरूप वो देख रहे थे। कुछ प्रतिरूपों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। हमने पंखा प्रतिरूप जो था वो लास्ट देखा था। उसके बाद में आता है अनियमित प्रतिरूप। अनियमित प्रतिरूप में क्या होता है? देखिए, मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी निवास स्थान बना सकता है, कहीं भी अधिवासों का निर्माण कर सकता है। जैसे ये सड़क है, यहाँ पर अधिवासों का निर्माण हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, यहाँ भी हो गया, ये ऐसे इस क्रम में भी जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो सकता है वो इस क्रम में चला जाए अधिवास। ये अनियमित टेढ़ा मेढ़ा जो भी है, कोई सीक्वेंस नहीं रहता है। कहीं भी नहर, सड़क या रेल पटरी, कहीं भी कैसा भी प्रतिरूप निर्माण कर सकता है। या हम कह सकते हैं कि मानव द्वारा जो अपनी सुविधा अनुसार बिना किसी योजना के मकानों का निर्माण करता है, जो आकार रहित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनाकार प्रतिरूप या अनियमित प्रतिरूप। अनाकार प्रतिरूप कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं अनियमित प्रतिरूप कह सकते हैं। ठीक है, आगे आता है एक प्रतिरूप सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। सीढ़ी नुमा प्रतिरूप आपको किन क्षेत्रों में दिखाई देगा? याद रखना, पर्वतीय क्षेत्रों में दिखाई देता है, और पर्वतीय क्षेत्रों का जो ढलान वाला क्षेत्र है वहाँ पर। ये देखिए, ये पर्वतीय क्षेत्र हैं। अब एक साइड में क्या करेंगे ये लोग? इन पर्वतों को काट लेते हैं, फिर ये इस प्रकार से इनका निर्माण करते हैं, और फिर यहाँ पर बस्ती बना लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर ये घर स्थापित हो जाते हैं। ये जो अधिवासों का प्रतिरूप नज़र आ रहा है आपको, ये सीढ़ी नुमा। अब देखिए, इनमें जो आवासों की संख्या है वो पास में भी होती हैं, और साथ साथ में दूर भी होती हैं। यहाँ इससे इसकी देखेंगे तो ये दूरी नज़र आ रही है, लेकिन इनके दोनों की बात करेंगे तो ये बिल्कुल है पास में आवास नज़र आते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आवास जो हैं वो बिल्कुल पास में भी होते हैं और दूर में भी होते हैं। ये चीज़ हमने देख ली है। ठीक है, अब आगे एक प्रतिरूप है मधु छत्ता प्रतिरूप। मधु छत्ता प्रतिरूप देखिए, जो जनजातीय आदिवासी लोग की बात करेंगे हम, आदिवासी जो लोग हैं या जो जनजातीय लोग हैं, ये क्या करती हैं? झोपड़ियों का निर्माण करते हैं। और कैसी झोपड़ियाँ? गुंबद नुमा झोपड़ियाँ बनाते हैं। गुंबद नुमा झोपड़ियाँ बनाते हैं, जिससे एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा आपको नज़र आएगा। और ये आप अपने बुक के अंदर एक डायग्राम मिलेगा, आपको एक चित्र मिलेगा, वहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से छत्ते का निर्माण होता है। तो कुछ जनजातियों के बारे में भी बताया, जैसे टोडा जनजाति है, या हम कह सकते हैं जो आंध्र प्रदेश का एरिया है जहाँ पर समुद्री क्षेत्रों के नज़दीक मछुआरे रहते हैं, वो भी इसी प्रकार का निर्माण, तंबुओं का निर्माण करते हैं। या हम कह सकते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका में जो जुल्लू जनजाति हैं, वो भी मधुमक्खी के छत्ते जैसा आदिवासियों का निर्माण करती है। और इसके अलावा कई अन्य प्रतिरूप हैं जो नाभिकीय हैं। अर्ध चंद्राकार रूप दे रखा है, अर्धवर्ताकार दे रखा है, टेढ़ा मेढ़ा दे रखा है, मकड़ी नुमा दे रखा है। मतलब आपको इन
11 जो आपके प्रमुख रूप से दिए हुए हैं, ये सारे आपको एक बार पढ़ने हैं और कंठस्थ आपको कम से कम 10 जरूर याद होने चाहिए। 10 तो आपके परमानेंट याद होनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए ग्रामीण अधिवासों से संबंधित हमने सभी बात कर ली हैं। अब बस रह गया इसकी समस्या का। ग्रामीण अधिवासों की समस्या, कौन कौन सी समस्याएं हैं इन अधिवासों में, ये देखेंगे। पहले तो हमें क्या करना है, जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंटों को याद करना है। पॉइंट याद होने के बाद में अंदर क्या चीज़ कंटेंट डाला हुआ है उसके अंदर, वो कंटेंट चेक करना है। ज़्यादातर क्या होता है, जो टॉपिक की हेडलाइन होती है कंटेंट उसी से संबंधित होता है, वहीं से स्पष्ट हो जाता है इसमें क्या चीज़ें लिखनी होती है। तो चलिए हम देखते हैं पहला कंटेंट, पहली समस्या क्या है। ग्रामीण अधिवासों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में सबसे पहले आवागमन के साधनों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। आवागमन के साधनों का अभाव पाया जाता है। जो भी हम बात करते हैं परिवहन की दृष्टि से, परिवहन की बात करते हैं तो परिवहन के जितने भी संसाधन हैं वो संसाधन कम पाए जाते हैं। दूसरी बात, संसाधन एक तो सार्वजनिक होता है और एक होता है व्यक्तिगत। सार्वजनिक की बात करेंगे, जैसे जो बसें चलती हैं रोडवेज जिसको बोलते हैं, ट्रेन चलती है, सार्वजनिक है ये संसाधन बिल्कुल क्या होते हैं, नगण्य होते हैं। और व्यक्तिगत संसाधन कुछ ही होते हैं, जैसे बैलगाड़ी हो गया, घोड़ा गाड़ी हो गया, ये संसाधन क्या है वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध होते हैं। तो या हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो संसाधन होते हैं वो व्यक्तिगत पाए जाते हैं और वो भी क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। दूसरी बात देखेंगे, दूसरी समस्या स्वच्छ पेयजल का अभाव। स्वच्छ पेयजल का अभाव पाया जाता है कि पानी जो पाया जाता है उसमें कुछ ऐसी गंदी, कुछ या हम कह सकते हैं जिसे प्रदूषक तत्व पाए जाते हैं जिनसे प्रदूषण फैलता है। और ये जब पेयजल हम सेवन करते हैं, इस पेयजल का सेवन करते हैं तो हमारे अंदर कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। स्वच्छ जल है ही नहीं, पेयजल कैसा है, अस्वच्छ है, जिसके कारण क्या है कि जो समस्या है पेयजल की, पहली बात तो जो स्वच्छ पेयजल की समस्या है वो क्या है, बहुत बड़ी समस्या है, ये विकराल रूप धारण कर लेती है। अगर हम अस्वच्छ जल पी रहे हैं, अशुद्ध जल पी रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगी, हमें बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव पाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत देखिए, जो यहाँ के निवासी होते हैं इनको क्या है, अगर छोटी छोटी कोई स्वास्थ्य सेवा संबंधी कोई भी समस्या है तो इनको क्या है, समीपवर्ती जो नगर होते हैं, पास में जो गांव होते हैं, बड़े गांव होते हैं या कोई नगर का क्षेत्र है, तो वहाँ पर जाना पड़ता है। और जाने के लिए यहाँ पर हमने पहला ही पॉइंट यहाँ डाल दिया है कि आवागमन के साधनों में कमी होती है। अगर साधन नहीं मिला, समीपवर्ती क्षेत्र में इलाज कराने के लिए जाना पड़ गया, साधन नहीं मिला, तो मरीज़ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वहीं पर ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमें दिखाई देती है। आगे हम बात करेंगे विद्युत आपूर्ति का अभाव पाया जाता है। जो विद्युत हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो देखो क्या है, नियमित नहीं मिलती, अनियमित रूप से मिलती है। और अनियमित रूप से मिलती है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो भी क्या मिलता है, कम मिलता है, जिसके कारण क्या है, जितने भी दैनिक कार्य हैं वो कार्य क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं।
कृषि क्षेत्र में कोई कार्य करना है तो वो कृषि क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। किससे हो जाएगा, विद्युत। विद्युत की जो आपूर्ति है वो आपूर्ति क्या है, कम है, या हम कह सकते हैं उसका अभाव पाया जाता है। चौथा, पांचवा, रोजगार के अवसर ना होना। देखो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ रोजगार के अवसर नहीं होने से यहाँ पर रोजगार के अवसर बहुत कम होते हैं, और जो रोजगार के अवसर होते हैं वो व्यक्ति स्वयं ही कार्य कर लेते हैं। तो इसका मतलब न के बराबर है ही नहीं रोजगार। तो रोजगार नहीं है तो इसका एक भाई और खड़ा हो जाता है, बेरोजगार, है ना, ये आ जाता है। तो ये बेरोजगार क्या फैलाता है, बेरोजगारी फैलाता है। और इससे तीन प्रकार की बेरोजगारी स्पष्ट होती है। एक तो पूर्ण बेरोजगारी, एक छिपी हुई बेरोजगारी, और एक मौसमी बेरोजगारी। तीन बेरोजगारियां स्पष्ट होती है हमें जब रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होते। पूर्ण बेरोजगारी से स्पष्ट होता है कि ये मतलब 100% क्या है, बेरोजगार, इसके पास में कोई रोजगार है ही नहीं, ये बिल्कुल निठल्ला है, बैठा हुआ है, कोई कार्य नहीं है। कोई कार्य नहीं है मतलब 1 रुपये की भी इनकम नहीं है, वो किस में आएगा, पूर्ण बेरोजगार। ये दूसरों पर डिपेंड है, ठीक है। दूसरी क्या होती हैं, एक व्यक्ति को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए प्रतिदिन कितने रुपए चाहिए, 300 रुपये चाहिए। मान लीजिए 300 रुपये चाहिए प्रतिदिन अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, पालन पोषण के लिए, लेकिन वो व्यक्ति कार्य तो कर रहा है, रोजगार है उसके पास में, इसके पास में रोजगार है, लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रतिदिन कितने कमा रहा है, 200 रुपये कमा रहा है। कितने कमा रहा है, 200 रुपये। ये तो क्या हो गया, आय हो गई 200 रुपये प्रतिदिन। लेकिन जो व्यय है, खर्च है, वो प्रतिदिन कितना है, 300 है। तो ये 100 रुपये का क्या है, नुकसान में जा रहे हैं। 100 रुपये कहाँ से लेकर आएगा, कहीं नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि रोजगार इसका 200 रुपये प्रतिदिन का है। तो ये भी क्या है, बेरोजगारी है। मतलब आप ये तो कह सकते हो भी वो काम में लगा हुआ है, रोजगार है उसके पास में, वो दिखाई तो नहीं दे रही उसकी बेरोजगारी आपको नहीं पता ना उसका खर्चा कितना है, उसकी इनकम कितनी है, लेकिन वो काम करता हुआ जरूर नजर आएगा। तो आप ये कहोगे नहीं सर ये बेरोजगार नहीं, लेकिन वास्तविक रूप से वो क्या है, बेरोजगार है। तो ऐसी बेरोजगारी को हम किस में शामिल करेंगे, छिपी हुई, जो स्पष्टतः दिखाई नहीं देती है। फिर हम बात करेंगे मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, ऋतु के अकॉर्डिंग। ऋतु के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे एक व्यक्ति है वो सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में कार्य कर सकता है, शीत ऋतु में वो कार्य नहीं कर सकता, मतलब उसके पास में कोई रोजगार ही नहीं है, तो वो कार्य कहाँ से करेगा। उसके पास में रोजगार सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में है। जैसे आपको एक अच्छा सा उदाहरण दे देता हूँ, कुछ व्यक्ति तो देखो करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आइसक्रीम का आपने ठेला देखा होगा, ग्रीष्म ऋतु में होता है। वो व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु में रोजगार प्राप्त कर लेता है, वो ठेला लेकर चलता है, अपनी कमाई कर कर शाम को घर लौट आता है। ये वो 3 से 4 महीने जब ग्रीष्म ऋतु रहती है तो वो कार्य करता है। अब बताइए शीत ऋतु के अंदर आपको आइसक्रीम का ठेला मिलेगा, वो व्यक्ति आइसक्रीम बेचता हुआ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि सीजनल अनुसार, ऋतु के अनुसार लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। तो उस समय क्या होगा, कई लोग तो समझ जाते हैं, जैसे मूंगफली वगैरह है, मूंगफली जो है वो सर्दी में अच्छी चलती हैं, तो वो व्यक्ति आइसक्रीम वाला किस में तब्दील हो जाएगा, सर्दियों में मूंगफली। ये तो हो गई अच्छी बात, ठीक है। लेकिन कई बार वो व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं करता है, जिसके कारण क्या है, ऋतु के अनुसार ही सिर्फ वो वहाँ ठेले तक, आइसक्रीम के ठेले तक ही सीमित रहता है, बाकी जो शेष समय होता है वो समय उसका ऐसे ही चला जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं भट्टों की बात करते हैं, ईंट वाले जो भट्टे होते हैं वो भी एक कुछ ही समय के लिए पर्टिकुलर चलते हैं, ठीक है, उसके बाद में वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो वहाँ भी आपको कैसे नज़र आएगी, मौसमी बेरोजगारी नज़र आएगी। ये चीज़ हमने देख ली।
अब उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है हमारा कि जो सूचना तकनीकी हैं, दूरभाष की सुविधाओं की बात करेंगे। सूचना तकनीक व दूरभाष की सुविधाओं का अभाव, ये ग्रामीण के क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि क्या है कि इनके कारण ग्रामीण अधिवास में जो सूचना तकनीक हैं, या हम कह सकते हैं इंटरनेट हैं, इनसे वो व्यक्ति क्या है जुड़ नहीं पाते हैं। और समय समय पर क्या है, अगर ज़रूरत भी पड़ेगी तो नज़दीकी समीपवर्ती जो नगर है वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जाना पड़ेगा तो एक तो क्या होगा, समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। दूसरा धन भी लगेगा। समय व धन की क्या हो रही है, बर्बादी हो रही है। एक तो पूरा दिन लग जाएगा, दूसरे गांव में जाएगा, वहां पर कार्य करवाएगा, शाम को फिर घर लौटेगा, एक दिन का समय तो वैसे चला गया। दूसरा, वहां पर जाने के बाद में कुछ न कुछ पैसे की जरूरत होती है ऐसे कार्य करवाने के लिए। जैसे आप ये मित्र पे चले जाते हो समीपवर्ती क्षेत्रों, तो वहाँ कुछ न कुछ कार्य करवाओगे आप, 50-100 रुपये जितने भी आपके कोई भी फॉर्म के लगेंगे वो आप व्यय करोगे वहाँ, उसके बाद में आपका समय भी बर्बाद हो। तो ये जो चीज़ें हैं, सूचना तकनीक व दूरभाष की जो सुविधाएं हैं वहाँ पर कम पाई जाती हैं। अगर इंटरनेट मजबूत हो जाए और जितने भी जो टेक्नोलॉजी संबंधित जितने भी सुविधाएं हैं वो वहाँ पर व्यवस्थित हो जाए, तो न तो व्यक्ति का धन बर्बाद होगा और न ही व्यक्ति का समय बर्बाद होगा। अब उसके बाद में जो शिक्षा संस्थान हैं, शिक्षा संस्थानों का क्या नज़र आ रहा है, अभाव नज़र आ रहा है। शिक्षा संस्थानों का मतलब देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और हम बात करें तो उच्च माध्यमिक, इस स्तर के, इस लेवल के आपको स्कूल मिल जाएंगे। आप लगभग आपको स्कूल मिल जाएंगे उच्च माध्यमिक स्तर के। लेकिन जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उच्च लिख देना यहाँ पर, उच्च शिक्षा संस्थानों का, उच्च शिक्षा संस्थान हैं, जैसे हम बात करेंगे कॉलेज की, कोई बी फार्मेसी कर रहा है, कोई वेटनरी का कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है, कोई डिग्री कर रहा है, कोई इंटीग्रेटेड कर रहा है, कोई न कोई तो करेगा, वो कोई न कोई क्षेत्र में तो जाएगा। तो वो जो उच्च शिक्षा संस्थान है वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। समीपवर्ती जो इलाके नगरों में हैं वहाँ पर ऐसे उच्च संस्थान पाए जाते हैं और वहीं पर व्यक्ति को जाना पड़ता है। तो वहाँ पर जाने के बाद में वो क्या करेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। और हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, जब समीपवर्ती नगरों में ऐसा उच्च शिक्षा संस्थान होता है और अपने ग्रामीण स्तर में नहीं होता है, तो कई व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं कि 12वीं के बाद में, उच्च माध्यमिक के बाद में वो अध्ययन का कार्य ही क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, इसलिए वो क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं ये ग्रामीण अधिवासों से संबंधित समस्याएं हैं जिनका हमने अभी विवरण देखा है। जैसे आवागमन के साधनों का अभाव, स्वच्छ पेयजल का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, विद्युत आपूर्ति का अभाव, रोजगार का अभाव, सूचना तकनीकी का अभाव और उच्च शिक्षा संस्थानों का अभाव, ये सारी की सारी समस्याएं आपके सामने हैं और आपको अच्छी तरीके से शायद समझ में आ गई हो। अब देखिए, ग्रामीण अधिवास का तो जो मैटर था वो क्या हो गया है, पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे इसके नगरीय अधिवास। चलिए हम बात करते हैं अब नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ के आर्थिक कार्य जो हैं वो चेक करेंगे। जैसे हमने ग्रामीण अधिवास में सबसे पहले चेक किया कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिकी हुई होती है, कृषि पर टिकी हुई थी। उसी प्रकार से जो नगरीय अधिवास है इसमें जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था कहाँ पर टिकी हुई होती है। देखिए, एक तो जो विनिर्माण उद्योग होते हैं वो, परिवहन, संचार,
व्यापार, सेवाएं, ये सारे के सारे कार्य कहाँ पर होते हैं? नगरों में संपन्न होते हैं। तो नगरों की जो अर्थव्यवस्था है वो इन्हीं कार्यों पर टिकी हुई होती है। या हम कह सकते हैं, इसको किस में काउंट करेंगे? द्वितीयक। इसको किस में काउंट करेंगे? तृतीयक। और एक होता है चतुर्थक। जैसे कई रिसर्च होती है, कई लोग रिसर्च करते हैं, शोध अनुसंधान, वो किस में आते हैं? चतुर्थ में। पंचम क्रियाकलाप भी होता है, नीति निर्माता, जो नीतियां बनाता है। जैसे आपके सामने कोई पॉलिसी आई है तो उसको बनाने वाले जो भी सरकार वगैरह हैं वो किस में आएगी? पंचम में आती। तो ये सारे के सारे कार्य कहाँ संपन्न होते हैं? बस यही नोट करना है आपको। कहाँ होते हैं? नगरों में होते हैं। तो ये नगरीय अर्थव्यवस्था के आधार हैं। प्राथमिक तो क्या हो गया? ग्रामीण में हो गया। और उसके बाद में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप चारों किस में आते हैं? नगरीय अधिवासों में संपन्न होते हैं। अब नगरीय अधिवासों से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।